तो मणिपुर के विवाद की बात काफ़ी टाइम से स्लीपी क्लासेस के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। मणिपुर में जो भी घटना हो रही है, जो वायलेंस हो रहा है, बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस हमने पीछे देखे जो कि आ रहे थे। औरतों को नेकेड परेड कराया जा रहा है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मणिपुर। अभी मणिपुर का जो विवाद है पिछले 3-4 महीनों से न्यूज़ में हम पढ़ रहे हैं। तो आज कोशिश करूंगा कि आज की इस इंटरनल सिक्योरिटी के मेड इजी सीरीज में जो पहला वीडियो है वो मणिपुर के वायलेंस से ओरिएंटेड में डिस्कस कर सकूं और आपको इंट्रिकेसी समझा सकूं कि मुद्दा है क्या। तो दोस्तों, मेरा नाम है कुबेर और ये सप्ताह इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। और यदि आपको कोई ऐसे टॉपिक्स लगते हैं, बहुत पेचीदा से टॉपिक्स जो कि आपको बहुत मुश्किल में लगते हैं समझने वाले, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एवरी डे मैं उन टॉपिक्स को टेकअप करके डिस्कशन कर सकता हूं। सुबह 8 बजे हमारी सीरीज रहेगी। इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और एसए, ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूं। ना अब इस मुद्दे का अगर कंटेक्स्ट समझे तो ये बात शुरू कहां से होती है। देखिए, 2012 की बात है कि मणिपुर के हाई कोर्ट ने तब ये कहा था कि देखिए, जो एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो मेती लोग हैं, मेती एक ट्राइबल लोग हैं मणिपुर में, मेती, कुकीज और नागाज, ये 3 ट्राइब्स हैं, हमने ये समझना है। मणिपुर के हाई कोर्ट ने 2012 में कहा था कि देखिए, जो मेती लोग हैं उनको ट्राइबल स्टेटस यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दे देना चाहिए। अब ये रिकमेंडेशन जो आई थी, इस रिकमेंडेशन के ऊपर एक्ट अपॉन करने के लिए रिसेंटली मणिपुर हाई कोर्ट ने फिर से राज्य सरकार यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर को कहा अब मेती लोगों को एसटी स्टेटस मिले। इससे प्रॉब्लम हुई कुकी और नागास को, और इसके चलते हमने काफ़ी ज़्यादा गंभीर मुद्दा देखा, बहुत ज़्यादा इंटर कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे। After the All Tribal Student Union of Manipur, ATSUM, they held a tribal solidarity rally against the decision और अगेंस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट कि नहीं, मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में हम नहीं इंक्लूड करवाना चाहेंगे और वायलेंस और इंटेंसिफाई होता है। पहले तो मैप देखते हैं हम मणिपुर का। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। अब 10% एरिया है वैली का इन द मणिपुर और 90% एरिया मणिपुर में क्या है? हिली एरिया। जो हिली एरिया है वहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं। जो ट्राइबल लोग हिली एरियाज में रहते हैं वो कौन से हैं ट्राइबल लोग? कुकीज और नागास। 10% जो वैली का एरिया है मणिपुर में, वहां पे 65% से ज्यादा जो लोग रहते हैं वो मेती आबादी के हैं, मेती पॉपुलेशन के हैं। मेती भी एक ट्राइब है। कुकीज और नागास का ये कहना है कि देखिए, इम्फाल एक बहुत डेवलप्ड शहर है मणिपुर का, और ज़्यादातर जो भी सरकार के जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ या एजुकेशन फैसिलिटीज़ की बात करें, वो इम्फाल वैली के इर्द गिर्द ही ओरिएंटेड है। तो जो लोग, जो मेती लोग इम्फाल वैली में रहते हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी इतना खर्चा किया जा रहा है। तो कुकीज और नागास का ये कहना है कि उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस क्यों मिले। अगेन मैं ये बार बार बात कहता हूं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी ऑफ मणिपुर एज वेल बिफोर डिस्कसिंग और बिफोर एक्चुअली फिगरिंग आउट दैट व्हाट इज दिस कन्फ्लिक्ट ऑल अबाउट। वैली और हिल डिस्ट्रिक्ट्स, दो तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हैं मणिपुर में। वैली यानी कि जो 10% एरिया मणिपुर का है वहां पे मेती लोग रहते हैं। उसके अलावा जो बाकी का सारा एरिया है मणिपुर का, 90% एरिया मणिपुर का, वहां पे हिली ट्राइब्स रहते हैं, कुकीज एंड नागास। मने अब देखिए, अब इस लड़ाई का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझे। कुकीज, नागाज, मेतीज, इनको क्या प्रॉब्लम है एक दूसरे से? जो आज मणिपुर में जो क्राइसिस हम देख रहे हैं, इसका जो रूट कॉज है वो हमको पीछे झांक के देखना पड़ेगा। मणिपुर में काफी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ट्राइबल लोग रहते हैं। मेती, नागा और कुकी, ये 3 प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं मणिपुर में। और एक ग्रुप का इंटरेस्ट दूसरे ग्रुप के साथ अक्सर पहले भी क्लैश करता रहा है, और इसके चलते हर एक ग्रुप, चाहे वो नागा है, चाहे वो कुकी है, चाहे वो मेती है, वो अपने आप की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी ग्रुप आइडेंटिटी को असर्ट करने के लिए कंपीट कर रहा है विद अदर ट्राइब्स। जहां पे हर एक ग्रुप ये चाहता है कि मुझे ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मिले, मुझे ज्यादा सिक्योरिटी मिले, और जो मेरी ट्राइब है, यानी कि चाहे वो मेती हो, चाहे वो कुकी हो, चाहे वो नागा हो, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इन द अफेयर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मणिपुर। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है अंग्रेजों की, शुरुआत वहां से होती है। देखिए, आपको यह बात समझाना चाहूंगा कि मणिपुर में जो नागा और कुकी लोग रहते हैं वो ज्यादातर क्रिश्चियनिटी धर्म फॉलो करते हैं। जो मेतीज हैं वो प्रिडोमिनेटली हिंदूज हैं। अब नागाज और कुकीज को, ये अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, नागाज और कुकीज को फोर्सफुली
क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया गया था। तो जो हम इंटर कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, दैट क्रिश्चियंस वर्सेस हिंदू कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, तो नागास और कुकी का क्रिश्चियनिटी में आना, ये भी जो रीजन है वो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण है। जैसे भारत को आजादी मिलती है, ये जो कम्युनिटीज हैं, कुकीज, नागास और मेतीज, ये अपने आप में पीसफुली कोएग्जिस्ट करती हैं। लेकिन तीनों ही ट्राइब्स की अपनी डिफरेंट एस्पिरेशंस थी, उनके ओवरलैपिंग क्लेम्स थे ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, और ग्रेजुअली तीनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ना शुरू हो जाता है। सर्टन पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स डीपन्ड द डिवाइड बिटवीन दीज थ्री ट्राइब्स। क्लैशेस बढ़ते गए। नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी आप, अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ी है या पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ी है, तो यू मस्ट बी नोइंग दैट इंसर्जेंसी और सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा पीक पे थी राइट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। ऑल्दो मणिपुर merged into the Union of India in 1949, Manipur was a princely state, if you all know about it. अगर आपने post independence history पढ़ी है, Manipur became a full-fledged state only in 1972, but it was in 1949 when the merger of Manipur as a union territory happened with the Union of India. Methi nationalism की बात करें. Now, around about 1949-1950, at the fag end of the monarchy in Manipur, the kings, they lost much of their authority and independence to the British. But despite losing their authority to the British, the kings of Manipur, they continue to oppress the commoners by levying more taxes on them. And therefore, the Metis population, they felt more and more discriminated. The political awakening among the Metis population that began against the monarchy and the accommodation of Methi aspiration within the larger ambition of Indian nationalism, this was not a very easy task. The Metis had been discriminated by the hands of the rulers, by the hands of the monarchs of Manipur, by the hands of the Britishers when they were ruling Manipur, and because prominently after independence, it was often said that neglect of much of northeast of India by the central government back then was another reason that aspirations and self-identity assertion amongst the different tribes of Northeast that grew more and more. In the post-independence context, जो revolutionary movements थी मणिपुर में, they are an outcome of several deep-rooted factors. मणिपुर के लोगों को लगता है कि ये धक्के से हमको मर्जर करना पड़ा विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया। मणिपुर के लोगों को लगा कि उनका जो खुद का अस्तित्व है, जो उनकी खुद की आइडेंटिटी है, वो अपने आप में उसका बहुत बड़ा क्राइसिस हो चुका है, और ये क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना था ऑन द रिवाइवल ऑफ मेती नेशनलिज्म। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें उस जमाने में, उनका नेग्लेक्ट हो, एपैथी हो टुवर्ड्स द पीपल ऑफ मणिपुर, या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, ये सब रीजंस के कारण मणिपुर के जो लोग थे वो अपने आप को और ओपरा समझना उन्होंने शुरू कर दिया फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया। अब विद इन द मेती एक और पॉपुलेशन आती है, मेती पंगल्स। जो मणिपुरी मुस्लिम्स होते हैं, यानी कि पंगल्स की बात करें, एज दे कॉमनली कॉल्ड, दे केम टू मणिपुर फ्रॉम असम एंड बंगाल। 7% जो मणिपुर की आबादी है वो मेती पंगल्स की है। जो पंगल्स हैं, दे लिव टुगेदर इन लार्ज विलेजेस इन द फर्टाइल ट्रैक्ट्स अलोंग द मेन रोड ऑन द बैंक्स ऑफ मणिपुर एंड द इरिल रिवर्स। ये क्या भाषा बोलते हैं? ये भाषा तो मणिपुरी बोलते हैं, लेकिन ये उर्दू स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। दे मोस्टली कीप देमसेल्व्स, ये मोस्टली अपने आप को ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है बाकी लोगों के साथ, बाकी मणिपुरीज के साथ, बाकी ट्राइबल्स के साथ इतना घुलना मिलना, उठना बैठना नहीं होता है। मेतीस पंगल ने जो है, जो मेती मुस्लिम जो लोग हैं, इन्होंने अभी तक अपनी टेरिटोरियल एस्पिरेशंस को प्रकट नहीं किया, और अभी एज ऑफ नाउ वो क्या सीख कर रहे हैं? दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीसफुली कोएग्जिस्टिंग विद अदर कम्युनिटीज इन द स्टेट, वेदर दे आर मेतीज हिंदूज or whether they are Nagas or whether they are Kukis. Now, the growth of Kuki nationalism also started like the Nagas, initially through the mobilization of Kukis against the British. The Kukis had resisted the Britishers who forcefully wanted to recruit and send them to France as labor corps. ये बात World War I की है। ये इंसिडेंट अपने आप में, जब कुकीज को लगा कि उनके साथ जोर जबरदस्ती करी जा रही है और वो ये World War I की लड़ाई में नहीं जाना चाहते हैं, ये इंसिडेंट अपने आप पॉपुलरली बना कुकी रिबेलियन, which also can be seen as a form of anti-colonial struggle, anti-colonial freedom struggle of the Kukis. Although Kukis, they were more oriented to their own region. I won't say कि Kukis या Nagas में nationalism का spirit था, they were more oriented towards their region.
But the Kuki rebellion, the forceful behavior of the Britishers to send the Kuki people, the Kuki tribal people, as a part of labor corps during World War I, this was not appreciated by the people of the Kuki society. With the Nagas and the other tribal groups in the region getting their homelands, the young generation of Kukis also became very resistive. Now, the demand for Kuki homeland, that is called as Zalangam, the land of freedom, that was spearheaded with the formation of underground government, जिसका नाम है Kuki National Organization, और इसकी जो armed wing है Kuki National Army. This goes back in 1988. जो territorial claims हैं of the Kukis, they overlap with that of the territorial claims of Nagas in Manipur. So therefore, this creates anxiety, insecurity within the Kukis, the Nagas, and also the Metis. However, to a certain extent, it can be said that Kukis and Nagas, they are collectively still cooperating in a very better way. And together, Kukis and Nagas, they are forming a big alliance to fight against this decision, which has been granted to Metis, कि उनको scheduled tribes में inclusion मिले. Now, the growth of Naga nationalism, the idea of Greater Nagaland, the growth of nationalism, not nationalism कि भाई नागालैंड के लोग या मणिपुर के लोग अपने आप को इंडिया का हिस्सा समझते हैं. द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मीन्स कि भी एक अलग से नागालैंड कंट्री बनी, ग्रेटर नागालैंड, जिसमें पार्ट्स ऑफ मणिपुर भी होंगे. दैट स्टार्टेड टू ग्रो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. सो अगर आप ग्रेटर नागालैंड की बात करें, अगर आप ग्रेटर नागालैंड का मैप देखेंगे, तो ग्रेटर नागालैंड में यू विल फाइंड मच ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मणिपुर एज वेल. The spread of Christianity, that was a major cause of concern, as it was superimposition of foreign religion and foreign practices over the traditional tribal beliefs and practices of the Naga and the Kuki people. The Nagas of Manipur, they were not included in the so-called unified Nagaland, the Greater Nagaland idea, which was promoted back in 1957. The demand for unification was brought into sharp focus following the establishment and ascendance to hegemony of the groups NSCN, the National Socialist Council of Nagaland, and subsequently the offshoot of NSCN, which is NSCN Isaac Muva. The strategy of NSCN Isaac Muva was to what? Was to engage with the government of the day, with the government of India, for peace agreements, for peace overtures, and effecting the merger of Naga inhabited hills of Manipur as a part of bargain, backfiring on the face of stiff opposition from the Methi people. So again, यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is the Imphal Valley, this is the valley region in Manipur, this is dominated by the Methi population. Then this area, much of the northern part of Manipur, the northern, the western, even the eastern part of Manipur, this is the area, the green area, which is dominated more by the Naga population. And then you can see the blue area is dominated much by the Kuki population, the Kuki tribe. 2012 में the Metis, they were the target of a demand for a scheduled tribe status. Now Metis का ये कहना था that before Manipur, which was a princely kingdom, which merged with the Union of India as a UT in 1949, उससे पहले Metis को एक tribal status मिला था. अपनी community की ट्रेडिशंस को, परंपराओं को प्रिजर्व करने के लिए और अपनी भाषा को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए मेथिस का ये मानना था कि एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो क्लासिफिकेशन है, जो टैग है, वो उनको देना बहुत ज़रूरी है. मणिपुर, ये आपको मैंने पहले भी बताया कि मणिपुर 1972 में वो एक स्टेट बनता है विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया. मेथिस का ये कहना था दैट देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आउटसाइडर्स बिकॉज दे हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द हिल्स. यानी कि मेथिस यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नागास और जो कुकीज़ हैं उनको आउटसाइडर्स कह रहे हैं कि देखिए हिल्स में मेती लोगों को नहीं जाने की अनुमति मिलती है. हिल्स में जो मेती लोग हैं वो वहाँ पे जाके अपना घर नहीं बना सकते हैं, प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो ट्राइबल लोग हैं, कुकीज़ और नागास जो लोग हैं, जो कि 90% एरिया ऑफ मणिपुर में रहते हैं, वो वैली में आ रहे हैं और वैली में आके सेटल हो रहे हैं. उस वैली में जो कि 10% जोग्राफिकल एरिया है मणिपुर का, और वहाँ पे 10% जोग्राफिकल एरिया में मोर देन 65% ऑफ मेती पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड. मेतीस ट्राइब का, मेतीस लोगों का ये भी फेयर है कि ग्रेटर नागालैंड के एस्टैब्लिशमेंट के बाद मणिपुर का जो जोग्राफिकल एरिया है वो और श्रिंक कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. The Metis have progressively been pushed out of their native homeland. As per the 2011 census, their population has fallen to 44% from 59% of the Manipur's total population in 1951.
Methi nationalism was fueled by Naga and the Kuki movements. 1970s में there were worries about the population decline amongst the Methis and in the traditional Methi regions, and there was also concern about the increasing population in the Kukis and Nagas dominated area. अब यहाँ पे एक इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके बारे में समझेंगे. एंड इनर लाइन परमिट ये बेसिकली आउटसाइडर्स को परमिट करता है कि वो मणिपुर में नहीं आ सकते हैं. Now there were fears of a demographic shift which was stoked by the Kuki-Zomi's freedom to cross Manipur's impenetrable border area within Myanmar. As we know that Arunachal, Nagaland, Manipur, Mizoram, these 4 states, they share the border with Myanmar as well. तो पहले तो इनर लाइन परमिट क्या होता है उसके बारे में समझते हैं. ये जो कंसेप्ट है अंग्रेजों के द्वारा ही ये कंसेप्ट बनाया गया था. इनर लाइन परमिट ये सेपरेट करता है ट्राइबल पॉपुलेटेड हिल एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द प्लेन एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. ये कंसेप्ट ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन बैक इन 1873. टू एंटर एंड स्टे फॉर एनी पीरियड इन दीज एरियाज, जो इंडियन सिटीजन हैं फ्रॉम अदर एरियाज, दे नीड एन इनर लाइन परमिट. अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, they are protected by inner line permit, and lately Manipur was also added back in 2006. And these 4 states, they also touch the border with Myanmar as well. Remember that 1643 kilometer, 1643 kilometer India touches with Myanmar. Now ये जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट था 1873 का, ये प्रोहिबिट करता है एंड आउटसाइडर्स यानी कि ब्रिटिश सब्जेक्ट और फॉरेन सिटीजन ये एंटर नहीं कर सकता, enter into the area beyond the inner line without a pass, and this person cannot purchase a land within this area without the pass, without the permit. Inner line also protects the commercial interest of Britishers from the tribal communities. आज़ादी के बाद भारत सरकार ने रिप्लेस किया ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को विद द सिटीजन ऑफ इंडिया. यानी कि इनर लाइन परमिट का अब क्या कहता है कानून कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो इस एरिया के बियॉन्ड, इनर लाइन परमिट एरिया के बियॉन्ड नहीं एंटर कर सकते हैं विदाउट अ वैलिड पास, और ना वो कोई जमीन खरीद सकते हैं ना वो वहां पे एंटर कर सकते हैं. आज जो मेन एम है इनर लाइन परमिट का, इस इनर लाइन परमिट सिस्टम का, दैट इज टू प्रिवेंट द सेटलमेंट ऑफ अदर इंडियन नेशनल्स, कुड बी फ्रॉम असम, कुड बी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कुड बी फ्रॉम बिहार, कि वो इन स्टेट्स में सेटल ना हो सके जहां पे ILP रिजीम प्रेवलेंट है, जहां पे इनर लाइन परमिट रिजीम प्रेवलेंट है, ताकि जो इंडिजिनस ट्राइबल जो आबादी है उन लोगों का कल्चर, उन लोगों का जो रहने का तौर तरीका है, कस्टम जो है वो प्रोटेक्ट हो सके, कंजर्व हो सके. अब अगर ST स्टेटस मिलता है मेथीज को, इससे उनको सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं. गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्यूपेशंस इन मणिपुर व्हिच गिव्स STs एन अनफेयर एज. The improvement of infrastructure such as railroads that would further open Manipur, this has exacerbated the anxieties within the Metis, Kukis and Nagas. Now Kukis और Nagas का ये कहना है कि जो Metis हैं, they are better off in terms of politics, demographics and education. जो scheduled tribe status है for Metis, that will result in lack of employment possibilities for the other tribal population. और Kukis और Nagas को इस बात का भी डर है कि मेथीज जो हैं हो सकता है वो उनके पहाड़ी एरियाज में आके और लैंड परचेज करना शुरू कर दें. मेथीज का ये कहना है कि हमारी वैली का साइज श्रिंक हो रहा है बिकॉज कुकीज और नागाज यहाँ पे आके लैंड परचेज कर रहे हैं. लेकिन कुकीज और नागाज का ये कहना है कि मेथी को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देके उनका जो एडवांटेज है वो और बढ़ जाएगा. The Methi population has access to privileges connected with the scheduled caste, OBC or economically weaker section classification, and even their language, the Methi language, is listed in the Constitution's 8th schedule. तो ये advantages और ये benefits के कारण कुकीज और नागास का ये कहना है कि ऑलरेडी मेथीज को काफी अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, मेथीज को काफी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज मच ऑफ द रिसोर्सेज दे आर बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स द वैली ऑफ मणिपुर. तो ये कारणवश मेथीज को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस नहीं मिलना चाहिए. Now, the recent forest eviction and the push for the scheduled tribe status for the Metis, this has been the most notable catalyst for the violence which we are seeing in Manipur. All the disturbing images which we are seeing on the TV screens. Monsoon session पे कितना इस बात को लेके हंगामा मचा between the ruling party and the opposition. The gap between the Metis and the tribals has grown over the previous 10 years or more, and the gap is growing on a number of different topics. So what is needed? What is the need of the hour is कि यहाँ पे हम किसी तरह से एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड एस्टैब्लिश कर सकें जहां पे जो तीनों कम्युनिटीज हैं वो आपस में कोएग्जिस्ट कर सकें पीसफुली.
नाउ माइग्रेशन फ्रॉम द नेबरहुड। नाउ म्यांमार की कू को भी 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 years हो चुके हैं, एंड दिस हैज कॉज्ड अ ह्यूज रेफ्यूजी प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मेती लीडर्स का ये कहना है कि जो चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट है, दैट हैज सीन अ सिग्निफिकेंट एक्सप्लोजन इन द नंबर ऑफ विलेजेस, प्राइमरली बिकॉज जो म्यांमार से रेफ्यूजीज है वो यहाँ पे आके पना ले रहे हैं। ड्रग प्रॉब्लम, एज यू नो दैट म्यांमार, अगर हम बात करें लाओस, म्यांमार और थाईलैंड की, तो ये गोल्डन ट्रायंगल बनाता है साउथ ईस्ट एशिया में। इसके चलते ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत है। दिस गोल्डन ट्रायंगल इज नोटोरियसली फेमस फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, फॉर इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। और ड्रग प्रॉब्लम के चलते बहुत सारा जो ड्रग है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में स्मगल किया जा रहा है। एज वी नो दैट वी हैव पोरस बॉर्डर्स, whether it is with Bangladesh, whether it is with Myanmar, or whether it is with Pakistan. Drug cultivation is being deliberately done. Drug cultivation is being done on cleared land by illegal settlers who are Kuki-Zomi from Manipur. तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। In accordance with Article 371C, the President may, by order made with respect to the state of Manipur, provide for the constitution and functions of a committee of the Legislative Assembly of the state consisting of the members of that assembly elected from the hill areas of that state. And the governor in charge is accountable to ensure कि ये जो committee है that runs smoothly. ये कुछ यहाँ पे constitutional provision आ जाते हैं in context to Manipur. Now, under the Manipur Legislative Assembly, Hill Area Committee Order 1972, the Hill Area Committee was established at the state level. जितने भी state legislators हैं, they are chosen from the state's hill regions which make up the Hill Areas Committee. The two Kuki extremist organizations which are accused of instigating these protests, they were subject to agreements with the state administration which called for suspension of activity. मणिपुर की डेमोग्राफी वो ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं कि जो ट्राइबल डोमिनेटेड टेरिटरीज है, 90% जोग्राफिकल एरिया ट्राइबल डोमिनेटेड टेरिटरीज का है, वहां पे आबादी बहुत कम रहती है। और 10% एरिया मणिपुर का, दैट इज द रीजन अराउंड इम्फाल वैली, वहां पे ज्यादातर मीती पॉपुलेशन रहती है। इनफैक्ट द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन मणिपुर आर मीतीज। बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन मणिपुर आर मीतीज, दैट इज अनदर reason that Kukis and Nagas are saying that you people are already in a majority in the state of Manipur, so why do you need a scheduled tribe status? तो आई होप कि ये सब बातें आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं, जो टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू दिस इशू हैपनिंग इन मणिपुर। और जाने से पहले आपके साथ क्विकली मैं एडवर्टाइजमेंट शेयर करना चाहता हूं, वो है हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ संकल्प। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है विद इवैल्यूएशन और विदाउट इवैल्यूएशन दोनों अवेलेबल है। 200-250 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप 2 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 3 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, GS1, 2, 3 एंड 4 के। इलैबोरेट मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप इस प्रोग्राम में है और साथ के साथ एकेडमिक मेंटरशिप भी आपको इस प्रोग्राम में मिलेगी। मेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यदि हमने रैंक लेके आना है। तो मेंस आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी 2024, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं हुआ हो सकता है कि आप बहुत श्योर हैं कि आप अगले साल मेंस जरूर लिखेंगे, लेकिन इस संकल्प के साथ, इस विकल्प के साथ कि आप अपना मेंस अच्छे तरीके से लिखें और अपना फ्लाइंग मार्क्स से अपना एग्जाम क्लियर कर सकें, तो इस प्रोग्राम में आज ही इनरोल करें। एंड अगेन एनसीईआरटी रैंक ओरिएंटेड बैच। अब देखिए, अब यूपीएससी का ट्रेंड बदला है, तो साथ के साथ बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस पहले भी था, आज भी है, लेकिन बदलते यूपीएससी पैटर्न के साथ एनसीईआरटीज को भी एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी हो चुका है। तो एनसीईआरटी रैंक ओरिएंटेड बैच ये भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इसमें भी इनरोल होना चाहते हैं, इसमें अनलिमिटेड वॉच टाइम है, कोर्स वैलिडिटी 2 साल के लिए है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा हर एक सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो साइंस है, एनवायरमेंट हो, आईआर हो, हिस्ट्री हो, हर एक सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा डिस्कस किया गया है। और अभी इस पे 15% डिस्काउंट कोड है NCERT 15, यदि इसको भी अवेल करना चाहते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कौन सा टॉपिक आप चाहेंगे कि मैं अगली बार, अगले दिन, कल डिस्कस करूं फ्यू मिनट सीरीज में इंटरनल सिक्योरिटी के, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और दोस्तों ये पूरा हफ्ता इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इंटरनल सिक्योरिटी के हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।